अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4, 10th क्लास चैप्टर नंबर 4। और ये जो चैप्टर है ये हमें कितने नंबर दे के जाएगा एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में 6 नंबर दे के जाएगा। भाई चैप्टर का नाम क्या है? दो चरों वाले रेखिक समीकरण एवं अस्मिकाएँ। अच्छा, ये दो चर वाले रेखिक समीकरण क्या होते हैं इसको समझते हैं ज़रा। देखिए, आपने 9th क्लास में सीखा होगा कि कुछ इस टाइप के सवाल 2x + y = 6, ठीक है। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, x और y लिखा हुआ आ रहा है। ये जो x और y होते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। चर का मतलब क्या होता है कि जब आप जब आप अलग अलग सवाल सोल्व करते हो तो x y के मान भी अलग अलग आते हैं। ऐसा थोड़ी कि हर सवालों में x और y के मान सेम आते हैं, अलग अलग आते हैं, इसलिए इसके मान क्या है? बदलते रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम चर कहते हैं। अच्छा, समीकरण की बात करें, देखिए बराबर का निशान लगा हुआ है। अगर किसी सवाल में बराबर का निशान लगा हुआ है तो ये आपका समीकरण कहलाता है। समीकरण का मतलब क्या होता है कि भाई समीकरण की अगर हम बात करें, बराबर के इस साइड वाला जो पक्ष होता है उसको बायां पक्ष कहते हैं, इस साइड वाला जो पक्ष होता है वो दायां पक्ष होता है। अगर आप x और y के मान रख देते हो तो जितना मान रखने के बाद इस सवाल को आप सोल्व करोगे, जो गिनती इस साइड आएगी बाईं तरफ वही गिनती आपकी कौन सी आएगी? दाईं तरफ। यानी समीकरण के दोनों पक्ष क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बिल्कुल तराजू की तरीके से। ये बात हम समझ गए। मैंने समीकरण आपको समझा दिया, दो चर वाले समझा दिया। चर x y को क्या कहते हैं? हम यहाँ पे चर कहते हैं। दूसरी बात, समीकरण का बराबर का निशान लगा रहता है। समीकरण में दोनों पक्ष क्या होते हैं? आपके बराबर होते हैं। ये रेखिक का मतलब और समझा दूँ, अगर आप x और y के मान रख के ग्राफ बनाते हो तो इसमें हमें क्या मिलती है? एक लाइन मिलती है, एक रेखा मिलती है, इसलिए इनका नाम पड़ा रेखिक समीकरण। ठीक है जी, ये तो बेसिक हमारी बात हो गई है। अच्छा जी, अब ज़रा एक चीज़ और आ जाइए, वो क्या जाइए ये और समझा देता हूँ आपको। A1 A2 B1 B2 क्या होते हैं? 4.1 का पहला सवाल करने के लिए हमें ये सारणी अच्छे से याद होनी चाहिए। अब ज़रा मैं आपको ये समझा देता हूँ कि A1 A2 ये B1 B2 आपके क्या होते हैं। देखिए साहब, इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा जमाते कैसे? ये मैंने लिखा 2x, ये मैंने लिखा y, और ये 6 कहेंगे प्लस के, बराबर के साइड लेके जाओगे तो ये हो जाते हैं माइनस के। अब देखिए, इसकी जो ये पहली वाली वैल्यू होती है ना, उसको हम कहते हैं a, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं गिनती और डाल देता हूँ थोड़ा, ये और फिर समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे मैंने 5 लिख दिए और यहाँ पे भी क्या कर दिया मैंने 5, ये समझाने के लिए। यानी x के साथ में जो गिनती मल्टीप्लाई में होती है उसको क्या कहते हैं? हम a। y के साथ में जो गिनती मल्टीप्लाई में होती है उसको क्या कहते हैं? हम b। और वो वाली गिनती जिसमें x और y नहीं होता वो कहलाती है आपकी c। क्लियर है? इस तरीके से अगर मैं बोलूँ तो a का मान कितना है? 2, b का मान कितना है? 5, और c का मान कितना है? -6। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? हम गुणनांक कहलाते हैं। x का गुणनांक क्या है? 2, y का गुणनांक क्या है? आपका 5, और c क्या है? आपके -6। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको निकालने आ गई होगी, लेकिन अभी ये नंबर तो आए नहीं है, ठीक है ना। देखिए, हम जो 4.1 में सवाल करेगा इससे आगे, इसमें हमें 2 समीकरण मिलेंगे। कितने समीकरण? 2। हम क्या करते हैं, देखिए 2 समीकरण लेते हैं और इसको समझते हैं कि A1 A2 ये B1 B2 ये C1 C2 क्या है। ये लिख दिया मैंने 3x + 5y = कितना कर लेते हैं? 10। ऐसे ही एक ये ले लेते हैं 4x + 7y, और ये आपके 12। ठीक है, ज़रा इसको जमा लेते हैं। जब भी हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 तो उसको जमाना पड़ेगा, ठीक है ना। x + 5y, ये प्लस के 10 से उधर जाएंगे, ये आपके माइनस के 10 हो जाएंगे। ठीक है जी, ये आपका पहला समीकरण। ऐसे दूसरा समीकरण ये क्या है आपके? 4x + 7y, ये 12 प्लस के उधर जाएंगे तो आपके हो जाएंगे माइनस के, ये होगा 0, और ये हो गया आपकी इक्वेशन 2। अब मैं समझाता हूँ इसमें A1 A2 कैसे। ये पहला समीकरण है, x के साथ में जो मल्टीप्लाई में होता है वो क्या कहलाता है? a। ठीक है जी, y के साथ में जो मल्टीप्लाई में होता है वो क्या कहलाता है? आपका b। और बाकी जो बचा आपका जिसमें x और y नहीं होता वो क्या कहलाता है? आपका c। ठीक है, अब देखिए ये पहली समीकरण के लिए था तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? A1, यहाँ पे B1 और यहाँ पे C1। यानी A1 कितना हो गया? 3, B1 कितना हो गया? 5, और C1 कितना हो गया? -10। ऐसे ही
A2 ये दूसरे समीकरण के लिए, तो उसके लिए क्या लिख देंगे हम A2 कितना है यहाँ पे 4। ऐसे ये जी आपका B2 कितना होगा जी, B2 होगा आपका 7। और ऐसे ही आपका C2 कितना होगा आपका -12। ठीक है, तो इस तरीके से हमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालने आ गए। ये आपके हो गए दो चर वाले रेखिक समीकरण। अब ज़रा इधर आ जाइए, 4.1 का पहला सवाल करने के लिए हमें ये सारणी याद होनी चाहिए। अब देखिए, अगर मैं कंडीशन लगाता हूँ A1/A2, A का मान ऊपर रख दूंगा, A2 का मान नीचे रख दूंगा, B1 का मान ऊपर, B1 का मान B2 का मान नीचे, और अगर ये वाले मान इस वाले मान के बराबर नहीं आते तो हम क्या बोलेंगे, हमारी जो रेखाएं होगी वो प्रतिच्छेद करेगी। देखिए, इस समीकरण से एक लाइन आएगी, इस समीकरण से एक लाइन आएगी। अगर ये वाली कंडीशन लगती है, ये वाली शर्त लगती है, A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है, ये नहीं का साइन है, बराबर नहीं है, इसको पढ़ेंगे बराबर नहीं है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो जो लाइनें आएगी वो एक दूसरे को क्या करेगी, काटेगी, यानी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। और अगर ये वाली कंडीशन लगेगी तो हम क्या बोलेंगे, हमारे सवाल के जो हल होंगे वे क्या होंगे, अद्वितीय हल है। अद्वितीय को क्या कहेंगे, केवल और केवल एक हल मिलेगा। अगर ये वाली कंडीशन लगेगी तो लाइन एक दूसरे को काटेगी यानी प्रतिच्छेद करेगी, और हम बोलेंगे अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल होगा, और कैसा होगा, वो संगत होगा। अगर ये वाला केस लगता है A1/A2 B1/B2 C1/C2, तो क्या होगी, लाइनें संपाती होगी। संपाती होने का मतलब क्या है, देखिए मैं समझा देता हूँ कि ये हमारी क्या है भाई, एक लाइन है। मैंने पहला समीकरण सोल्व किया, उसके द्वारा लाइन ड्रॉ करी, सीधी लाइन आई। ठीक है, मैंने दूसरा समीकरण सोल्व किया, उसकी लाइन ड्रॉ करी, तो मुझे पता चला ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन के ऊपर आ रही है। कहाँ रही है, इस वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर। ठीक है, सेकंड लाइन के हर बिंदु फर्स्ट लाइन के हर बिंदु को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, तो इसको क्या हम बोलेंगे, संपाती। यानी एक लाइन ठीक दूसरी लाइन के ऊपर आती है, एक रेखा दूसरी लाइन के ऊपर आती है, तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे सवालों के हल कितने हो गए, अनेक हल। अनेक हल का मतलब होता है बहुत सारे हल, अनंत हल हो गए इसके, अनंत कह लो, ठीक है ना, बहुत सारे हल कह लो, अनेक हल कह लो। ठीक है, और वो इसके युग्म कैसा होगा, संगत होगा। कैसा होगा, संगत। याद रखना है, सीधी सी बात है, अगर प्रतिच्छेद करती है या संपाती होती है तो हम क्या बोलेंगे, संगत, संगत है। ठीक है जी, आगे तीसरा केस क्या कहता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक है ना, ये लाइनें कैसी होगी, समांतर। देखिए, एक लाइन दूसरी लाइन को बिल्कुल भी कहीं टच नहीं कर रही और आगे भी टच नहीं करेगी, ऐसी लाइनों को क्या कहते हैं हम, समांतर। समांतर देखो, अगर आप देखो तो इस और यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी नाप के देखो, इन दोनों के बीच की दूरी नाप के देखो, आपको हर जगह सेम दूरी मिलेगी। यानी आपने स्केल रख के इन दोनों लाइनों के बीच की दूरी नापी, कितनी आई, 4 सेंटीमीटर। इधर 2 पॉइंट लेके नापी तब भी 4 सेंटीमीटर, इधर 2 पॉइंट लेके नापी तब भी 4 सेंटीमीटर। यानी इस समांतर लाइन में क्या होता है, समान अंतर मिलता है आपको। ठीक है जी, ऐसे में क्या होगा, जब एक लाइन दूसरी लाइन को टच ही नहीं कर रही, कहीं काट ही नहीं रही है, तो कोई हल नहीं होता। कोई हल नहीं होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, असंगत युग्म है। ठीक है, ये सारणी अपने को याद रखनी है। अब मैं आपको इसके बेस पे क्या कराता हूँ, सवाल कराता हूँ, तब आपको और अच्छा क्लियर होगा। तो पहला सवाल क्या रहा हमारा, एक्सरसाइज नंबर 4.1 का अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। पहले, इससे पहले जो मैंने आपसे कहा था, सारणी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, इसमें 4 सवाल है, 4 में से 2 सवाल मैं करके बतला रहा हूँ, पहला और चौथा। बाकी के 2 सवाल आपको कर लेने। करें स्टार्ट, चलिए ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा था, पहले इन समीकरणों को जमा लेंगे। ठीक है ना, अनुपात वाला सवाल करने के लिए तो थोड़ा जमा है। ये पहला समीकरण जो है हमारा, ये है 2x - 3y, ये 8 कहेंगे प्लस के, बराबर के इधर लेके जाओगे तो माइनस के। ये पहला समीकरण तैयार हो गया। ये क्या है आपके 4x माइनस के 6y, ये प्लस के 9 है, इधर जाएंगे तो माइनस के 9 और बराबर में 0। पहला काम समझ में आया। ठीक है जी, अब हमें मान निकाल लेना है
A1 का मान कितना है, A1 का मान है 2, A1 का मान कितना है 2, B1 का मान कितना है -3, C1 का मान कितना है आपका -8। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे, अच्छा इसको हम दूसरे तरीके से लिख लेते हैं। दूसरी तरीके से कैसे, ऐसे A1 का मान कितना है 2, B1 का मान कितना है -3 और जी C1 का मान कितना है -8। क्लियर, ऐसे इसका मान निकल लेते हैं। A2 का मान कितना है 4, B2 का मान कितना है -6 और C2 का मान कितना है -9। क्लियर है। चलिए अब लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं A1 का मान किसका और बटे में किसका, A2 का। A1 का मान कितना है 2, A2 का मान कितना है 4, बराबर का निशान लगाओ। B1 का मान कितना है -3, C1 का मान B2 का मान कितना है -6। फिर आप बराबर का निशान लगाओ। अब क्या करोगे, C1 का मान कितना है -8, C2 का मान कितना है -9। क्लियर है। ठीक है, सबके मान निकाल लिए। अब कुछ कट रहा है तो उसको सॉल्व कर लेंगे। आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है। कौन से पाड़े में आते हैं ये, आप कहोगे सर 2 के पाड़े में आते हैं। ये एक बार, ये 2 बार। यहाँ देखिए ऊपर माइनस आ रहा है, नीचे माइनस आ रहा है, कट जाएगा। ऊपर 3 है, नीचे 6 है। 3 के पाड़े में एक बार, ये 3 के पाड़े में 2 बार। ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो नीचे माइनस आ रहा है, ऊपर माइनस आ रहा है, कोई किसी के पाड़े में नहीं आते। ठीक है ना, ऐसा कोई पढ़ा नहीं है जिसमें 8 भी आता हो और 9 भी आता हो एक साथ। ठीक है ना, तो देखिए हमने इसको सोल्व कर लिया। ये कितना है आपका 1/2 बराबर 1/2 और फिर बराबर में 8/9। अच्छा बताओ 1/2 1/2 के बराबर होता है? हाँ बिल्कुल होता है। तो ये वाली बात क्या है, सही है। 1/2 किसके बराबर है, 1/2 के बराबर। ये बात सही है। क्या 1/2 8/9 के बराबर होता है? बिल्कुल नहीं जी। क्या 1 8 के बराबर होता है? नहीं। क्या दोनों के बराबर होता है? नहीं। मतलब ये केस नहीं। ठीक है, बात समझ में आई। मैंने क्या करा, समीकरण लिए, समीकरण को मैंने जमाया, A1 का मान निकाला, B1 का मान निकाला, C1 का मान निकाला, A2 का मान निकाला, B2 का मान निकाला और C2 का मान निकाला। A1 का मान ऊपर, A2 का मान नीचे, बराबर का निशान। B1 का मान ऊपर, B2 का मान नीचे, बराबर का निशान। C1 का मान ऊपर, C2 का मान नीचे। ऐसे कर लिया। फिर जो सोल्व होना था वो हमने सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि 1/2 के बराबर आता है। ये बात सही है। 1 8 के बराबर नहीं होता, दोनों के बराबर नहीं होता, इसलिए इस वाले बराबर को मैंने काट दिया। अब ज़रा कंपेयर कर लेते कौन सी कंडीशन है। ये कौन सी है आपकी A1 और नीचे क्या है आपका A2, बराबर आ रहा है किसके, B1 अपॉन B2 के, और बराबर कौन नहीं है, C1 अपॉन C2 के। ये कौन सा केस लग रहा है, पहला वाला, दूसरा वाला या तीसरा वाला? ठीक है, ये आपका लग रहा है तीसरा केस। कौन सा केस, तीसरा केस। और तीसरा केस क्या कहता है कि लाइनें क्या होती है, इसमें समांतर होती है, यानी एक दूसरे को नहीं काटती, बिल्कुल भी टच नहीं करती है, समांतर होती है। तो उसका हल क्या होता है आपका, जब लाइन एक दूसरे को टच ही नहीं करेगी, काटेगी नहीं, तो हल कैसा होगा, युग्म कैसे होंगे उसके, असंगत। बात समझ में आई। देखिए संगत असंगत सीधी सी बात है। अगर दोनों लाइन एक दूसरे को काटे और एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर हो तो तुम इसको बोलेंगे संगत, और अगर समांतर होती है तो क्या बोलेंगे, असंगत। तो ये कौन सा वाला केस लग रहा है आपका, ये लग रहा है समांतर वाली लाइनों का, यानी लाइन एक दूसरे को टच ही नहीं करेगी। अगर टच नहीं करेगी तो क्या कहेंगे हम, असंगत। क्या बोलेंगे, असंगत। ठीक है जी, लिख दूं, तीसरा केस है ये हमारा। आंसर लिख देते हैं हम इसको, समीकरणों के युग्म कैसे है, असंगत है, असंगत है। ठीक है, इधर आ जाइए, चौथा सवाल देखिए, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपके। पहले इसको जमा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे बटे में 3 आ रहा है, तो पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा हमें।
इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, सिंपल वाली फॉर्म में। हम क्या करेंगे, ये 3 बटे में आ रहा है, 3 यहाँ से हटाइए और जिनके साथ 3 नहीं है उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आई? 3 को यहाँ से हटा देंगे और जिनके साथ 3 नहीं है उनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कहने क्या लिखा है, ये लिखा मैंने 4x, 3 यहाँ से हटाया, 3 की गुणा किससे करोगे, 2 से, कितना आ जाएगा 6y, 3 की गुणा 8 से करोगे कितना आ जाएगा आपके 24। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अच्छा जी, ये इसको जमाते हैं अब, ये 4x हो गया, ये आपके 6y हो गए, ये 24 प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के, ऐसे इसको कर देंगे, ये 2x होगा, ये आपके 3y होगा, ये 12 प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के। अब a1 का मान बताइए मुझे, a1 का मान क्या होता है, x के साथ में जो मल्टीप्लाई रहती गिनती वो 4, b के साथ में मल्टीप्लाई कितनी है वो y के साथ में 6 है, तो ये b1 का मान। c1 का मान कितना होगा, यानी वो वाली गिनती जिसमें x y नहीं आता वो क्या है, -24। ठीक है, ऐसे यहाँ से निकाल लेंगे। a2 का मान कितना है 2, b2 का मान कितना है 3 और c2 का मान कितना है -12। अब क्या करेंगे, a1 का मान ऊपर रख देंगे और a2 का मान नीचे, ये 2 आया है। ठीक है, b1 का मान ऊपर और b2 का मान नीचे, ऐसे ही है। c1 का मान ऊपर और c2 का मान नीचे। अब जो कट रहा है काट देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 के बारे में 4 आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 3 के बारे में 6 आता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 12 के पाड़े में 24 आता है, माइनस से माइनस काट देंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। क्या जवाब आया साहब, हमारा जवाब आया 2/1, फिर 2/1 और फिर 2/1। ठीक है, आप बतलाइए बराबर होते नहीं होते? बिल्कुल सही बात है, 2/1 2/1 के बराबर रहता है, 2/1 के बराबर रहता है, यानी बराबर होते। अब बताओ ये कौन सा केस लग रहा है? ये संपाती वाला केस लग रहा है। कौन सा लग रहा है, संपाती वाला। कौन सा केस है ये, सेकंड केस है, यानी एक लाइन दूसरी लाइन के क्या आएगी, ऊपर आएगी, वो केस लग रहा है। और अगर ऐसा होता है कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ रही है, एक लाइन दूसरी लाइन को काट रही है, तो उसके युग्म कैसे होते हैं, संगत होते हैं। तो हम इसका जवाब क्या लिखेंगे, हम इसका जवाब लिखेंगे समीकरणों के युग्म संगत है। कैसे है जी, संगत है। ठीक है, ये मैंने करा दिए, दूसरा तीसरा आपको कर लेना है, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। ये दोनों सवाल आप उतार लीजिए। सवाल नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है हमसे। ये कहता है निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए एवं हल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से, ग्राफीय विधि से, इसको आलेख्य विधि भी कहते हैं। ठीक है ना। क्या करना है हमें इसमें 4 काम करने रहते हैं और आपका जो सवाल आता है कुछ इसी बेस पर आता है। फाइनल में मैं बता दूंगा आपको कि कौन कौन से सवाल मोस्ट है, किस टाइप के आपको करने। तो निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों को आलेख्य विधि से हल करना है और हल की प्रकृति बतलाना है। तो यहाँ पे 4 काम हो गए। पहला काम होगा आपके सवालों को जमाना। दोनों समीकरणों को क्या करना है, जमाना। मैं बता देता हूँ आपको ब्रीफ में। पहला काम क्या होगा, समीकरणों को जमाना। ठीक है ना, समीकरणों को जमाना। याद रखना, ये सिंपल कर रहा हूँ, जितना सिंपल हो सकता है। समीकरणों को जमाना पहला काम। दूसरा काम क्या होगा, तालिका तैयार करना, मतलब सारणी तैयार करना, सारणी बनाना। सारणी बनाना मतलब एक्स वाई के मान निकालेंगे हम और एक सारणी तैयार करेंगे, डब्बे तैयार करेंगे। ठीक है। तीसरा काम होता है ग्राफ बनाना। क्या बनाना, ग्राफ बनाना। और चौथा काम होता है इसमें, जो सवाल में पूछा जाता है उसका जवाब देना। जैसे इसमें पूछा जा रहा है हल की प्रकृति। ठीक है ना, ये इसको आप कह लेते हैं जवाब देना, प्रश्न के अनुसार जवाब देना, है ना। इसको जवाब देना कह ले या उत्तर देना। जो पूछा जाए वो बताना, ऐसा लिख लेते हैं। जो पूछा जाए वो बताना, जो पूछा
जाए बताना। 4 कैटेगरी में मैंने इसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। और बिल्कुल दिमाग में याद रखना, पहला काम समीकरणों को जमाना, दूसरा सारणी बनाना यानी तालिका तैयार करना, डब्बे बनाना, तीसरा काम होता है ग्राफ बनाना, चौथा काम जो सवाल में पूछा जाए वो बताना। जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है हल की प्रकृति बतलाइए। करना शुरू करें, ठीक है ना, अच्छे से समझना है। इसी के बेस पे हमारे एग्ज़ाम में फाइनल एग्ज़ाम में सवाल मिलते हैं। और किस टाइप के मिलते हैं तो देखिए, पहले जमाना है। जमाएंगे कैसे, ग्राफ के रूप में सवाल सॉल्व करने के लिए। ये आपका पहला समीकरण, ये आपका दूसरा समीकरण है। जमाने के कुछ नियम आपको मैं बतला दूं। देखिए, बाईं तरफ हमें एक वैल्यू रखनी रहती है, एक्स या वाई। या तो एक्स वाले चर को रख लो या वाई वाले चर को रख लो। अब आप क्या करोगे, चीज़ों को इधर भेजोगे। भेजने का तरीका क्या याद रखिए, हमेशा माइनस वाला दाईं तरफ भेजा जाता है। कौन सा भेजा जाता है, माइनस वाला दाईं तरफ भेजा जाता है। दूसरी बात, अगर दोनों ही गिनती कै में हो, प्लस में हो, ज़रा समझा देता हूँ आपको, अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3x - y = 4 हो, ऐसे लिखा हो, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, पहला नियम में याद रखिए जमाने में कि माइनस वाले को हमेशा भेज देना है। सबसे पहले माइनस वाले को भेजते हैं। इसमें माइनस का कौन है, y, तो मैं y को इधर भेज दूंगा। y को भेज दिया, ये y कहेंगे, माइनस के इधर जाएंगे तो प्लस के। बाद में x के साथ में जो गिनती मल्टीप्लाई में उसको कै में भेज देंगे, हम बटे में भेज देंगे। बात समझ में आई। बात ये समझना है, सबसे पहले माइनस वाले को इधर भेजना है। अब साहब, अगर सवाल में माइनस वाला नहीं हो तो क्या करेंगे, हम किसको भेजेंगे, दाईं तरफ। जैसे ही लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया मैंने आपके x + 2y = 3, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे y वाला भी प्लस में और x वाला भी प्लस में, तो मैं दाईं तरफ कौन सा भेजूँ भाई, जो गिनती सबसे बड़ी दिख रही है ना उसको इधर भेज दीजिए आप। यहाँ पे सबसे बड़ी कौन सा दिख रहा है, 2y, तो 2y को इधर भेज दूंगा, तो x बराबर हो जाएगा, ये 2y प्लस के इधर जाएगी तो माइनस के। बात समझ में आई। सीधा सा रूल है, सबसे पहले माइनस वाले को भेजो। अगर माइनस वाले चर नहीं है तो आप क्या करोगे, वो वाले चर को भेजोगे जो सबसे बड़ा है, प्लस प्लस ही हो तो, ठीक है ना। ओके, ज़रा करके देखते हैं। जमाए पहला x + y। अब भाई यहाँ पे तो y और x दोनों प्लस में है और दोनों ही बराबर बराबर, आप जिसको चाहो उसको भेज दो। मैं इस साइड x रख रहा हूँ, y को इधर भेज रहा हूँ। चीज़ याद रखना, जैसे सिखा रहा हूँ वैसे ही करना। y प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का। ये हमारा सवाल सेट हो गया। एक साइड यानी बाईं तरफ कोई भी एक चर बचना चाहिए, x वाला या y वाला। ये पहला समीकरण हमारा तैयार हो चुका है। अच्छा जी, दूसरे समीकरण की बात करते हैं अब। ये क्या है, 3x - 2y। आप देख रहे हो यहाँ पे y वाली कहेंगी माइनस में और x वाली कहेंगे प्लस में। मैंने आपसे कहा था माइनस वाले को सबसे पहले भेजते हैं, तो इधर रहेगा 3x, ये बराबर का निशान, ये 4, ये माइनस के 2y है, इधर जाएंगे तो प्लस के 2y, ठीक है जी। ये 3 कै में है, गुणा में, ये किस में चला जाएगा, बटे में। जो चीज़ गुणा में होती है वो किस में जाती है, बटे में जाती है। तो ये बटे में आ गया और ये हमारा समीकरण सेट हो गया। पहला काम समीकरणों का जमाना पूरा हो गया। दूसरा काम सारणी बनाना। देखिए सारणी कैसे बनाएंगे, ये डब्बे बनते हैं ऐसे। ये है जी आपके पहले समीकरण के लिए डब्बे आपको 3 बनाने हैं। इधर x लिखना है, इधर y लिख देना है। ऐसे यहाँ पे इस वाले के लिए बनेंगे, ज़्यादा नहीं बनाने, जैसे सिखा रहा हूँ बिल्कुल वैसे करना। पूरे के पूरे 6 के 6 नंबर आपके आएंगे। शानदार, ये x है और ये y है, सही है। अब देखिए इस पहले समीकरण में इस साइड कौन आ रहा है, y। तो हमें क्या करना है, y के मान अपने पास से रखने हैं और x से निकलते जाएंगे। बात समझ में आई। समीकरण में दाईं तरफ जो आपका चर होता है उसके मान हम अपने पास से रखते जाते हैं और सवाल को सॉल्व करते जाते हैं। देखिए मान कहाँ से रखना शुरू करोगे आप, 0 से। 0, अगर 0 रखो, फिर 0 के बाद 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो। रखना ऐसा है कि इसमें से घटाने के बाद पूरी संख्या बचे। सवाल ये साइड सॉल्व करने के बाद हमारे पास पूरी गिनती बचनी चाहिए, आधी पॉइंटों में ऐसी गिनती नहीं बचनी चाहिए। रूल समझ में आया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे y का मान 0 रखता हूँ, किसका मान, y का मान मैंने 0 रखा। यहाँ पे हम बताएंगे
कि y बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर बताइए x का मान क्या आएगा, रख दूँ, ये रखा मैंने 3 माइनस y का मान क्या रखा है आपने, 0। अब 3 में से 0 घटाओगे क्या आएगा, 3। इसका मतलब जब मैंने समीकरण में y बराबर 0 रखा तो x का मान कितना आ रहा है, 3। ये 3 यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब ज़रा गिनती बढ़ाइए, y बराबर क्या रख दूँ मैं, 1 रख दूँ। y बराबर 1 रखने पर, क्या करने पर, 1 रखने पर बताइए जी x बराबर क्या आएगा, यहाँ 3 है, y की जगह क्या रख दूंगा मैं, 1, और 3 में से 1 घटाओगे 2, ठीक है। तो y बराबर 1 रखने पर x बराबर कितने आए, 2। क्लियर है, कितना सिंपल है। ऐसे इधर आ जाओ। अब देखिए यहाँ पे क्या मान रखूँ, मैं थोड़ा दिमाग में सोचूंगा। मुझे ऐसे मान रखने हैं y के कि सवाल सॉल्व करने के बाद 3 की भाग लग जाए, पूरी संख्या आ जाए। मेरे दिमाग में आएगा मैं 0 रख लूँ। क्या रख लूँ, 0। सबसे पहले मैंने कहा है कि आप कहाँ से सोचना स्टार्ट करोगे, 0 से। तो मैं y बराबर ज़रा 0 रख के देखता हूँ। अगर मैं यहाँ पे y बराबर 0 रखता हूँ तो देखिए x का मान क्या आएगा, 4 + 2 इंटू 0 बटे में 3। मैंने क्या करा है, y की जगह 0 रखा है, 4 का 4 आ गया, प्लस का प्लस, 2 का 2, y की जगह 0 बटे में 3। ये 4 हो गया, 2 की गुणा 0 से करोगे 0, और बटे में क्या है, 3। आप देखिए ये कितना आ रहा है, 4/3। क्या 3 के बारे में 4 आता है, नहीं आता, यानी ये चीज़ गलत है, यानी y बराबर हम 0 नहीं रख सकते। अब बढ़ा के देखिए, अगर मैं y बराबर 1 रखता हूँ तो क्या होगा, y का मान 1 रखोगे तो ये 2 हो जाएगा, और 4 में 2 जोड़ोगे 6, और 3 के बारे में क्या आता है, 6 आता है, यानी ये चीज़ हमारी सही है। समझ में आई बात, रख के देख लेते दिमाग में कि यार रखने के बाद ही होगा। अगर मैं y का मान 1 रखता हूँ तो 2 की गुणा 1 से होगी 2, और ये 4 में प्लस करूँगा 6, और 6 किसके बारे में आता है, 3 के बारे में, मतलब कट जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 1 रखने पर, y बराबर क्या रख रहा हूँ मैं, 1। चलिए सॉल्व करते हैं। x बराबर कितना है, 4 + 2, y की जगह रख दिया मैंने 1, और बटे में क्या है, 3। ये 4, 2 की गुणा 1 से करोगे 2, और ये क्या आ गया आपका 3। 4 और 2 कितने होगा, 6, बटे में कितने, 3। 3 के बारे में 6 आता है, हाँ बिल्कुल आता है। कितनी बार, 2 बार, यानी कितना आ गया, 2। सही है ना, क्लियर। ये चीज़ और बदला दूँ, अगर 2 के नीचे 1 किसी भी गिनती के नीचे आए तो वो गिनती ऊपर की ऐसी आ जाती है। यह आ गया 2, तो y का मान 1 रखने पर x का मान कितना आया, 2। अब आगे वाली गिनती सोचिए, अगर मैं y का मान कितना रखता हूँ यहाँ पे 3, तो 2 की गुणा होगी किससे, 3 से, 2 3 6, 6 और 4 कितने होते हैं आपके, 10। काम नहीं बनना है। अगर मैं y बराबर यहाँ पे कितने रख देता हूँ जी, 3 रख देता हूँ, तो कितने हो गए ये, 3 दूनी 6 और 4 10, नहीं बनना। 4 रख दूँ, 4 दूनी 8 और 4 12, और 3 के बारे में कितने आते हैं, 12। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं y का मान रख रहा हूँ। मैंने y का मान 2 रखा, हिसाब नहीं बैठ रहा है। y का मान 3 रखा, तो 2 3 6 और 4 10 बनना है। 3 के बारे में 10 आता नहीं। मैंने y का मान क्या रखा, 4। अगर मैं y का मान 4 रखता हूँ, y की जगह 4 लिखता हूँ, 4 की गुणा 2 से करूँगा, कितने हो जाएगा ये, 8, और 8 में 4 जोड़ूंगा 12, 12/3, और 3 के बारे में 12 आपका आता है। बात आई समझ में, यानी मैं रखूँगा y बराबर 4। चलिए रखते हैं, y बराबर 4 रखने पर x का मान क्या होगा, यह आ गया 4 + 2 इंटू वाई की जगह लिख दिया 4, और बटे में 3। यह आ गया 4, 2 का पारा 4 बार बोलोगे, 8 बटे में कितना, 3। 8 और 4 कितने होते हैं आपके, 12/3, और 3 के पारे में 12 आता है, कितनी बार, 4 बार। ठीक है, यानी कितना आ गया, 4। तो जब मैंने y बराबर 4 रखा तो x बराबर भी कितना आया, 4। क्लियर है जी। अब देखिए मैंने दूसरा काम कर लिया, पहला काम जमाया, दूसरा काम सारणी बना दी। अब हम बनाएंगे तीसरा काम, ग्राफ। ठीक है, ओके, इतना उतार लीजिए, फिर मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। ग्राफ के बारे में देखिए, अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के बारे में आप 9th क्लास में से सीख चुके हो, फिर भी यहाँ पे देख लीजिए। हमें देखने x के मान किस में जा रहे हैं, प्लस में, और मैक्सिमम देख लेना कितने जा रहा है, 3। x के मान किस में जा रहे हैं, प्लस में, और मैक्सिमम कितने जा रहे हैं, 3। y के मान किस में जा रहा है, प्लस में, और मैक्सिमम कितने हैं, 1। x के मान प्लस में जा रहे हैं, मैक्सिमम कितने हैं, 4।
और y के मान कहीं में जा रहा है आपके प्लस में, और मैक्सिमम कितने हैं 4। बात समझ में आई। x के मान भी प्लस में है, y के मान भी प्लस में है। दूसरी बात ये रखनी है, x का मान मैक्सिमम कितना है 3, x का मान मैक्सिमम कितना है 4 और y का मान मैक्सिमम कितना है 4। ठीक है, अब ज़रा ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल बता दूँ आपको। ये आपने बनाया था 9th क्लास में। ये आपका मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। कौन सा होता है? ये आपका मूल बिंदु होता है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। इस साइड क्या में वैल्यू आती है, इसको आप x अक्ष कहते हो और एक को y अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हो आप? x अक्ष कहते हैं, x डैश। इसको क्या कहते हैं? y डैश। ठीक है, इस साइड अगर आप वैल्यू चलोगे तो क्या में आएगी? प्लस में। x का मान क्या में होता है? प्लस में, ये रहा। ठीक है जी। ऐसे y का मान क्या में है? ये प्लस में। थोड़ा सा 9th क्लास का थोड़ा याद करा रहा हूँ। इस साइड चलोगे आप, x का मान क्या में आता है? माइनस में। याद आ गया होगा। ठीक है, ऐसे ही नीचे की साइड आओगे तो मान क्या में आएंगे? माइनस में। क्लियर है? ओके, थोड़ा समझना ना, दिमाग वाली बात बताऊंगा थोड़ी सी। हमारा यहाँ पे x के मान क्या में? प्लस में मैक्सिमम, यानी x प्लस वाले आ रहा है इसके अंदर, मैक्सिमम 4 है। y प्लस वाले आ रहा है ये वाला। तो देखिए हम है ना इसको शॉर्ट में करेंगे पुन। अपना ये वाले माइनस वाले किसी काम के नहीं है, ये माइनस वाले किसी काम के नहीं है, प्लस प्लस वाले काम के, तो अपने को प्लस प्लस वाला कॉलम ले लेना है। ठीक है जी, चलिए करते हैं शुरू। बना के दिखाता हूँ आपको कैसे करेंगे। ग्राफ आता है, ग्राफ होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ का इस्तेमाल करके बताऊँगा आपको। यहाँ भी मैं रफली ऐसे करके बता रहा हूँ। थोड़ा सा इसको इस साइड बढ़ा देंगे और थोड़ा सा इसको इस साइड। ठीक है, कैसे? क्योंकि देखो x के मान आ रहा है सिर्फ मेरे पास प्लस में और y के मान क्या में आ रहा है मेरे पास प्लस में, तो मैं x ये प्लस प्लस वाला कॉलम काम में ले लूँगा। ठीक है ना, इधर वाला ये ले लूँगा x और ये ले लूँगा y। ये आपका x डैश और ये आपका y डैश। ठीक है, ये आपका मूल बिंदु। अच्छा देखिए, इसका मैक्सिमम मान कितना जा रहा था x का? 4। तो मैं एक एक्स्ट्रा ले लूँगा, 5 तक गिनती यहाँ पे लिख लूँगा। ठीक है ना, ये मैंने 1 लिख दिया, ये मैंने 2 लिख दिया, ये मैंने 3 लिख दिया, ये मैंने 4 लिख दिया, ये मैंने 5 लिख दिया। बच्चे क्या करते हैं भाई, जितनी चाहे उतनी गिनती लिख देते हैं। भाई हमारे काम की तो 4 तक की है ना, तो आप एक बढ़ा के लिख दो, 5 तक की लिख दो, बहुत है। ठीक है ना, ऐसे y का मान कहा था कि 4 तक है, तो मैं एक बढ़ा के लिख दूंगा 5 तक। ये लिख देता हूँ, y प्लस वाले 1 2 3 4 5 हो गए जी। अब देखिए कोऑर्डिनेट कैसे जमाएंगे। एक हमें x का मान और ये y का मान लेना है। x का मान कितना है? 3, एक 3 पे उंगली रख लो। y का मान कितना है? 0। ठीक है ना, अब देखो x अक्ष पर y का मान क्या रहता है? हमेशा 0 रहता है। अगर देखो आपको ऐसा जोड़ा मिल रहा है, 0 भी आ रहा है, उस जोड़े में कहीं पे भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो उस जोड़े वाले को तो भूल जाओ, सिर्फ ये वाला पकड़ लो। तो x का मान कितना है? 3। तो 3 का है आपका ये रहा, यानी पहला पॉइंट ये रहा। बस मैंने क्या देखा, इसमें 0 आ रहा है, 0 के लफड़े में अपने को पढ़ना ही नहीं है। अगर 0 आ रहा है तो आप सीधा सीधा देखो गिनती क्या है? 3 है, तो 3 वाला पॉइंट आपका ये रहा x पे। काम खत्म, ये पॉइंट बन गया आपका। क्योंकि देखिए x अक्ष पर y के मान क्या होते हैं? 0 होते हैं। ठीक है ना, तो ये वाला पॉइंट कहाँ मिलेगा? हमारा 3 पे मिलेगा। शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है, अगर किसी भी जोड़े में 0 आ रहा है, 0 को दिमाग में से डिलीट कर दो, सिर्फ वो गिनती पकड़ लो। ये 3 है, तो ये मैंने 3 पकड़ लिया। आगे वाला देखो, x बराबर कितना है? 2, y बराबर कितना है? 1। x बराबर 2, y बराबर 1। पॉइंट कहाँ आएगा जी? ये रहा। ठीक है, मिल गया। कोऑर्डिनेट लिख देंगे इसके। कोऑर्डिनेट क्या है इसके? क्या है भाई? इसके x का मान तो 3, y का मान 0, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? x का मान 2, y का मान 1। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आगे क्या करना है, आपको स्केल लेना है। स्केल रख के ये वाली लाइन क्या कर देनी है? आपको मिला देनी। इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट में मिलाती हुई आप क्या खींच दोगे? एक लाइन खींच दोगे, जिसे मैं यहाँ पे खींच देता हूँ। मैं ग्राफ बना के दिखाऊंगा आपको। आज मेरे पास ग्राफ है नहीं, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बिल्कुल ग्राफ पेपर इस्तेमाल करके ग्राफ बना के दिखाऊंगा। ओके, चलिए
लास्ट में क्या कर देते हैं, इसके ऊपर गोला भी हम कर देते हैं। ये लीजिए, ये डॉट बहुत हल्का लगाते हैं, सही है। अब ज़रा दूसरे वाले पे आ जाइए। x का मान कितना है 2, y का मान कितना है 1। तो आप देखोगे भाई x का मान तो 2 ये रहा और y का मान 1 ये रहा, यानी दूसरा वाला पॉइंट भी आपका यहीं आ रहा है, सही है, क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है, x के मान 4, y के मान 4। x के मान 4 देखिए ये रहा, y का मान 4 देखिए ये रहा, तो लगभग आपका पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, सही है, ओके। यहाँ हम कोऑर्डिनेट लिख देंगे, x के मान कितने 4, y के मान कितने 4। और अब आप क्या करोगे, इस वाले पॉइंट से मिलाते हुए इस वाले पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच दोगे। ठीक है जी, ये हो गया। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, जो जहां जा रही है उसको जाने देना। ये हो गया साहब, क्लियर है। अब यहाँ पे हम एरो के निशान बना देते हैं। ये हमने एरो के निशान क्या करें, बना दिए। अब क्या करना है आपको, ग्राफ हमारा तैयार हो गया, बस समीकरण लिख देना है। ये वाली जो लाइन थी ये कौन सी थी, पहले समीकरण के लिए, और पहला समीकरण क्या है हमारा, ये रहा। तो आप इस लाइन के नीचे लिख दोगे, दूसरे पेन से लिख देता हूँ, इस लाइन के नीचे लिख दूंगा मैं x प्लस वाई बराबर कितने 3। ये दूसरी वाली जो लाइन थी वो इस वाले समीकरण के लिए थी, तो इस वाले समीकरण को यहाँ पे लिख दूंगा। और ये समीकरण कितना है आपका 3x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, एक चीज़ हमें और याद रखनी है कि हमें इसका क्या लिखना रहता है, पैमाना लिखना पड़ता है। पैमाना क्या है, देखिए x अक्ष पर, किस पर, x अक्ष पर, यहाँ लिख देता हूँ इसका पैमाना। ग्राफ के ऊपर आपको पैमाना भी लिखना पड़ता है, अगर आप पैमाना नहीं लिखते तो उसके नंबर कटते। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x अक्ष पर, किस पर, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, क्या जी 1 सेंटीमीटर बराबर हमने मानी है 1 इकाई। क्या मानी है, 1 इकाई। ऐसे ही है y अक्ष पर, y अक्ष पर ये जो एक बड़ा वाला कॉलम होता है 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1 इकाई के। देखो 1 इकाई कैसे, 1 में 1 जोड़ोगे 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ोगे 3, तो 1 1 जोड़ने पर 1 1 आ रहा है, समान अंतर रखा है 1 1 का। तो एक बड़ा खाना किसके बराबर है, 1 इकाई के बराबर। अगर यहाँ पे 10 10 का अंतर आता तो एक बड़ा खाना बराबर हम 10 इकाई मान लेते। तो यहाँ पे 1 1 का अंतर आ रहा तो हम मानेंगे एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ठीक है जी, बात समझ में आई। और ये हमारा ग्राफ हो गया तैयार। ये हमने तीसरा काम कर लिया, समझ में आया। पहला काम समीकरणों को जमाना, दूसरा काम सारणी बनाना यानी डब्बे बनाना, तीसरा काम ग्राफ बनाना, चौथा काम जो सवाल में पूछा जाए वो बताना। हमसे इसकी प्रकृति पूछी जा रही थी। आप ज़रा एक बात बतलाइए मुझे, ये जो पहली समीकरण की लाइन आई और दूसरे समीकरण की जो लाइन है एक दूसरे को काट रही है, नहीं काट रही है ना, काट रही है। अब काट रही है तो भाई कौन सा केस लगता है, प्रतिच्छेद वाला। लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, पहला केस है, सारणी हम बनवा चुके थे, तो यहाँ पे पहला केस अप्लाई हो रहा है। कौन सा केस, पहला केस, जिसमें दो लाइनें एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो उसके कितने हल होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं, केवल एक हल होता है। तो इसकी प्रकृति कैसी है, जो हमसे बात पूछी जा रही थी, समीकरण के युग्मों की प्रकृति कैसी है आपकी, अद्वितीय हल। कैसा है जी, अद्वितीय हल, या कह देंगे केवल एक हल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे कि हल की प्रकृति कैसी है, हल की प्रकृति अद्वितीय है, अद्वितीय है। ठीक है, या लिख दोगे केवल एक हल है। चलिए जी, बात समझ में आई, क्लियर। एक हल कैसे, देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन केवल एक ही पॉइंट पे काटती है। अगर एक ही पॉइंट पर काट रही है तो केवल एक हल होगा। हर पॉइंट को टच कर रही है तो खूब सारे हल हो गए। किसी भी पॉइंट को टच नहीं कर रही तो कोई हल नहीं होगा। देखिए सवाल मैंने आपको समझा दिया, उतार लीजिए। एक सवाल और कराऊंगा इसका मैं आपको। चौथा सवाल देखते हैं, सेकंड सवाल का।
कैसे करेंगे, फिर में रिपीट मर जाएगा। सबसे पहला काम समीकरणों को जमाना, जमाए। अब देखिए मैंने क्या कहा, मैंने ये पहला समीकरण देखा 3x + y = 2, तो क्या यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू है, माइनस वाला चर है, नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, प्लस वाले को भेजूँगा, प्लस वाले को भी सबसे पहले उसको भेज दूंगा जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। आप देखो यहाँ पे x कितने 3x और यहाँ पे y कितना 1, तो y छोटा है 3x बड़ा है, तो मैं 3x को भेज दूंगा, ठीक है ना। चलिए 3x को आप इधर भेजोगे, ये y ऐसे कैसे लिखा रहेगा, बराबर का निशान, ये 2, ये 3x के आएंगे प्लस के, इधर जाएंगे तो माइनस के। कोई लॉजिक ही है जो मैं आपको चीज़ करा रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से करोगे जैसे मैं सिखा रहा हूँ, बहुत सिंपल होगा, सवाल गलत नहीं होगा, सारणी अच्छी बनेगी, ठीक है ना। ये पहला समीकरण क्या हो गया हमारा तैयार। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 2x है, माइनस वाली वैल्यू आ रही है। मैंने आपको बोला था अगर माइनस वाला चर है तो सबसे पहले उसको भेजिए, ठीक है ना। चलिए तो भेजे, तो यहाँ पे मैं 2x लिखा रहने दूंगा, ये 5 आ गए, ये माइनस के 3y है, इधर जाएंगे तो प्लस के 3y, क्लियर है। ये 2 कहीं में गुणा में, हमें तो सिर्फ x या y रखना है यहाँ पे, तो ये 2 कहीं में चला जाएगा आपके बटे में, ये हो गया 5, ये हो गया 3y बटे में आपका 2, सही है। सारणी बना लेते हैं, मतलब डब्बे बना लेते हैं साहब, डब्बे तैयार करते हैं। कितने डब्बे बनाने हैं अपने को, 3 डब्बे, x और y। ऐसे यहाँ पे भी क्या बना लोगे आप, 3 डब्बे, x और y, चांदनी बनाने में, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे किसका मान रखना है, x का मान रखूँ कि y का। आप देखिए दाईं तरफ कौन सा है, x का मान रखूँगा और किसका निकल के आएगा, y का। मैंने कहा था 0 से रखना स्टार्ट कीजिए, कहाँ से रखना, 0 से। तो यहाँ पे अगर मैं 0 रख देता हूँ तो ये 0 बन जाएगा, मान क्या आ जाएगा 2, बिल्कुल सही है। पूरी संख्या आनी चाहिए सवाल सॉल्व करने के बाद, और पूरी आ रही है तो हम क्या रख देंगे, x बराबर 0 रखने पर x बराबर क्या रख रहा हूँ 0, जो इस साइड होगा वो रखोगे, x का मान रख दिया। x बराबर 0 रखने पर y का मान बतलाइए, 2 - 3 × 0, x की जगह 0 रख दिया, 2, 3 की गुणा 0 से करोगे 0 आएगा, 2 में से 0 घटाओगे 2, यानी आ गए आपके 2। अब ज़रा बड़ी गिनती सोचिए, अगर मैं y का मान यहाँ पर 1 रख, x का मान 1 रख देता हूँ तो भाई y का मान कितना बचेगा, -1, बिल्कुल सही है। और -1 पूरी संख्या होती है, तो अपने को तो पूरी संख्या से मतलब है। तो मैं क्या करूँगा, x बराबर 1 रखने पर, 0 रखने पर, रखने पर, ठीक है जी। y बराबर क्या आएगा, 2 - 3 × 1, सॉल्व करें, 2 - 3 की गुणा 1 से करोगे 3, और देखिए 2 और -3, तो बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस वाली, छोटी कौन सी है, प्लस वाली। तो 3 में से आप 2 घटा लो, कितना आएगा 1, निशान कौन सा आएगा, माइनस का। बात समझ में आई। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 जने हैं जिन्होंने प्लस वाले कपड़े पहन रखे, 3 जने हैं जिन्होंने माइनस वाले कपड़े पहन रखे, एक को एक मारेगा, तो क्या बोलोगे आप, माइनस वाले 2 प्लस वाले 2 को मार देंगे, एक माइनस वाला बचेगा। याद रख लेना, बच्चे मैक्सिमम ये गलती कर देते हैं कि माइनस वाली गिनती को प्लस वाले में से घटाते हैं, माइनस वाली ज़्यादा होती है और निशान कौन सा आ जाता है, प्लस का। निशान यहाँ कौन सा आएगा, माइनस का। याद रख लेना ये चीज़, यहाँ पे माइनस वाली ज़्यादा है और प्लस वाली कम है, तो ज़्यादा वाली में से कम वाला घटा लेंगे, यानी 3 में से 2 घटा लेगी और निशान कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस वाली बड़ी है। दूसरे तरीके से मैंने आपको इसे समझा दिया। यहाँ पे 2 जने हैं जिन्होंने प्लस वाले कपड़े पहन रखे, यहाँ पे 3 जने हैं जिन्होंने माइनस वाले कपड़े पहन रखे। एक को मारेगा तो बचेगा कौन सा, माइनस वाला 1 बचेगा। कैसे ही समझ लो, आपकी मर्जी। तो जब मैंने x बराबर 1 रखा, y बराबर कितने आए आपके, -1। ऐसे इधर देखते हैं, बताइए यहाँ पे क्या मान रखूँ। अगर मैं y का मान 0 रखता हूँ, क्या रखता हूँ 0, तो 0 की 3 से गुणा करूँगा, क्या आ जाएगा 0, 5 में 0 जोड़ूंगा 5 आ जाएगा, 5 में 2 की पूरी भाग नहीं जाती। देखो यहाँ करके बतलाता हूँ, मेरे दिमाग में मैंने आपसे क्या बोला, पहले आप 0 रख के देखो। तो अगर मैं y का मान 0 रखता हूँ तो x का मान क्या आएगा, देखिए 5 + 3 × 0 बटे में 2, ये 5 आ गया है, 3 की गुणा 0 से करोगे 0 आ जाएगा, बटे में 2, ये कितना आ गया 5 बटे में 2, 5 में 2 की भाग दोगे 2.5। मैंने कहा था पॉइंटों में नहीं आना चाहिए, तो ये मैंने दिमाग में पहले करके देख ली कि मैंने 0 रख लिया, 0 रखूँगा तो 3 की गुणा
हाँ, 0 से होगा 0 आ जाएगा, 5 में 0 जोड़ूंगा 5 आ जाएगा, 5 में 2 की भाग दूंगा 2.5, और ये मेरे को पॉइंटों में लाना ही नहीं है। अब मैं 1 के बारे में सोचूंगा, अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 3 की गुणा 1 से करूँगा 3 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ूंगा 8 हो जाएगा, 8 में 2 की पूरी भाग जाती है, यानी मैं ये चीज़ इस्तेमाल कर लूँगा। ठीक है ना, ओके। चलिए हम करेंगे y बराबर 1 रखने पर, अगर मैं 0 रखता हूँ तो पूरी संख्या नहीं बच रही थी। x बराबर 5 + 3 × 1 बटे में 2, यहाँ 5 लिखा, 3 की गुणा 1 से करोगे 3 आ जाएगा, बटे में 2, 5 और 3 कितना होगा आपके 8 बटे में 2, 2 के बारे में 2 के बारे में 8 आता है, कितनी बार आता है जी 4 बार। ठीक है, यह आ गया 4। क्लियर है बात, आगे करते हैं। अब अगर मैं y का मान 1 के बाद क्या रखूँगा 2 रख के देखूँगा, अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो 3 की गुणा 2 से करूँगा 6 और 5 कितने होते 11, और 2 के बारे में 11 नहीं आते। मैं गिनती बढ़ा के रखूँगा, 3 रख के देखता हूँ, 3 तिया 9 और 5 कितने होते 14, और 2 के बारे में 14 आते। बात सही है, तो मैं यहाँ पे क्या रखूँगा 3 रखूँगा। तो y बराबर क्या रखना है मुझे, y बराबर 3 रखने पर x का मान कितना होगा, ये होगा 5 + 3 × 3 बटे में 2। सॉल्व करें, 5 3 का पढ़ा 3 बार बोलोगे 9 बटे में 2, 9 और 5 कितने हो गए आपके 14 बटे में 2, 2 के बारे में 14 कितनी बार आता है 7 बार, 7/1 क्या होगा आपके 7। तो मान रख दे, जब मैंने y बराबर 1 रखा तो x बराबर कितना है 4, जब मैंने y बराबर 3 रखा तो x बराबर कितना है 7। क्लियर है, ये दोनों उतार लीजिए, फिर ग्राफ बनाइए। हाँ जी, अब ग्राफ बनाने की बात करते हैं। ग्राफ में हमें देखना होगा x का मैक्सिमम मान कितना जा रहा है 7, x सारे प्लस में और मैक्सिमम मान कितना जा रहा है 7, y आपके माइनस में भी है और प्लस में भी है, तो -1 से लेके मैक्सिमम कितना जा रहा है 3, x का मान 7 जा रहा है प्लस में, और y का मान कितना जा रहा है 3 और माइनस में 1 जा रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हम ग्राफ बनाएंगे। तो ये लीजिए जी, ये मैंने बना ली है y वाली लाइन, और ये मैंने बना ली है x वाली लाइन। ठीक है, ओके। x डैश y डैश, मैंने इसको ध्यान में रख के ये बनाया है। ठीक है ना, चलिए अब x का मान मैक्सिमम 7 जा रहा है प्लस में, तो मैं एक 8 तक लिख लूँगा, ज़्यादा नहीं करना अपने को। 1 2 3 4 5 6 7 8, y के मान प्लस में 3 तक जा रहा है तो मैं 4 तक लिख लूँगा यहाँ पे। 1 2 3 4, y के मान माइनस में 1 तक जा रहा है तो मैं 2 तक लिख लूँगा, -1 -2, एक एक्स्ट्रा छोटा ग्राफ बनता है, जल्दी बनता है, टाइम ख़राब नहीं होता। बच्चे क्या कर देते हैं, एक्स्ट्रा इधर भी गिनती लिखते हैं, एक्स्ट्रा इधर भी लिखते हैं, इधर भी लिखते हैं, ऊपर नीचे भी लिखते हैं, तो टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है ना, अब क्या करना है, अपने को मान रखने हैं, x का मान 0, y का मान 2। देखिए मैंने कहा था जिस जोड़े में 0 आ जाए 0 को देखना ही नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ y को पकड़ना है, 0 को छोड़ दो, दूसरे वाले को पकड़ लो। y बराबर कितना है 2, y बराबर 2 कहाँ है भाई, y बराबर 2 प्लस में आपका ये रहा, तो ये मेरा पॉइंट आ गया। क्लियर है जी, बिल्कुल बहुत आसान है। सेकंड वाला देखो, x बराबर 1, y बराबर -1, सो x बराबर 1 ये रहा और y बराबर -1 ये रहा। पॉइंट कहाँ आएगा जी आपका, इन दोनों का मिलाव जा होगा ये यहाँ पे। क्लियर है, मैंने क्या देखा, x बराबर 1 उंगली रख ली, y बराबर -1 उंगली रख ली, एक बंदा इधर से भेजा, एक बंदा इधर से भेजा, ये इस वाले पॉइंट पर जाके मिले, ये आपका पॉइंट हो गया। अब आपको क्या कर लेना है, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाती हुई लाइन खींचोगे, स्केल रख के, जो इधर जा रही होगी जाने देना। ये हमने लाइन खींच दी। ठीक है, कल मैं ग्राफ में बना के दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, अभी तो मैं इस पर बना के दिखा रहा हूँ। आप ग्राफ में प्रैक्टिस करोगे और ये गोले कर दोगे। इसके कोऑर्डिनेट भी हमें लिख देने हैं, कौन कौन से कोऑर्डिनेट आए हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं,
0 और आपके 2। इसका कोऑर्डिनेट क्या आया था? इसका आया था 1 -1। इधर बात कर लेते x बराबर 4 y बराबर 1। x बराबर 4 ले लेना है और y बराबर आपको 1 ले लेना है। y बराबर 1 ही रहा, पॉइंट कहाँ आएगा आपका? x बराबर 4 पे उंगली रख लो और y बराबर 1 पे उंगली रख लो, ये रहा पॉइंट आपका आएगा यहाँ पे। ये आ गया आपका पॉइंट, ठीक है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख दूँ 4 और 1। अच्छा, x बराबर कितना है अब? 7 और y बराबर 3। x बराबर 7 ये रहा और y बराबर 3 आपका ये रहा। पॉइंट कहाँ आएगा आपका? यहाँ पे, ठीक है साहब। ये हो गया। इसके भी कोऑर्डिनेट लिख दूँ 7 और 3। अब क्या करेंगे? इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाती हुई क्या खींचोगे आप? लाइन खींचोगे। ठीक है, यहाँ गोले कर दोगे। ये गोले हमने कर दिए। समीकरण लिखना बाकी है, समीकरण लिख देते हैं। ये पहली वाली लाइन किसकी है? इस समीकरण की है, तो यहाँ पे मैं समीकरण लिख दूंगा। ये मैंने लिख दिया 3x y + 2, ये समीकरण मैंने लिख दिया। अच्छा, ये वाला समीकरण किसका है? ये वाली लाइन किसकी है? इस समीकरण की। तो हम ये समीकरण लिख देंगे -3y बराबर 5। क्लियर है? ये वाला काम हो गया हमारा, ठीक है जी। पहला काम समीकरण को हमने जमाया, दूसरा काम सारणी बनाई, तीसरा काम ग्राफ बनाया, चौथा काम जो पूछा गया वो बताना। देखिए क्या पूछा जा रहा है? प्रकृति। आप मुझे बतलाइए, क्या पहली लाइन को दूसरी लाइन काट रही है? काट रही है। कौन सा केस लग रहा है? पहला वाला केस लग रहा है। प्रतिच्छेद कर रही है, केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसका हल की प्रकृति कैसी होगी? अद्वितीय, केवल एक हल होगा। इसके हल की प्रकृति कैसी होगी? अद्वितीय होगी। केस 1 अप्लाई हो रहा है, जिसमें ये कहता है कि एक लाइन दूसरी लाइन को केवल और केवल एक बिंदु पर काटती है। तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे। हल की प्रकृति कैसी है? हल की प्रकृति अद्वितीय, अद्वितीय है। ठीक है, ये आप उतार लीजिए। नेक्स्ट वाला जो वीडियो इसकी लेके आएगी, इसको मैं 3 पार्टों में या 4 पार्टों में ख़त्म करूँगा इस चैप्टर को। ठीक है, जो इसकी हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे तीसरा और चौथा और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है, जिस बेस पे सवाल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 3 सवाल लेने वाले और ग्राफ पेपर फिर हम बना के देखेंगे कैसे ये हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। आपको क्या लेना है? ग्राफ पेपर लेना है और ड्रॉ करना है, आपको ये बना के देखना है। अब मैंने क्या कराया, देखिए आपको पहला और दूसरा सवाल कराया है। पहले के 2 सवाल आपको खुद करने हैं, दूसरा और तीसरा ऐसे ही आपको दूसरा और तीसरा सवाल करना है। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछ लेना। ओके, चलिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।